जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास जो है वो एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 की जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसके लिए हम जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और लगभग हमारे बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। और चलते हैं अपने आज क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो इनमें से जो आपका सही जवाब है वो याद रखना है यहाँ पे तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, और यहाँ पे आप बता देंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि भैया झेलम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी, झेलम के दोनों सिरों पे। और जो श्रीनगर है इसकी स्थापना किसने कराई थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना भैया सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना कराई थी। ठीक है ना, किसने, सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना करी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये एक झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल राइट जवाब है वो हो जाएगा अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123 ऑप्शन बी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही सही जवाब किया भी होगा। अनुच्छेद 75 में याद रखना जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 जो है इसमें राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना, अनुच्छेद 61 में, ठीक है ना, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है, ठीक है ना, जो चुनाव है वो आपका आता है कौन से आर्टिकल में आता है, तो याद रखना भैया 55 में आता है। ठीक है ना, जो चुनाव है। और उपराष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है वो किस में आता है। उपराष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है वो याद रखना भैया वो आपका आता है आर्टिकल 63 में। किस में आता है, आर्टिकल 63 में। अब यहाँ पे मैंने जो भी आपको आर्टिकल बताई ये आपकी पेपर से संबंधित और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है ना, बाद बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको आपका टोटल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, जो भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया गया है साल 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखो भैया ये आपके समझ लीजिएगा कि आपके पेपर में करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया साल 2027 की अगर बात करेंगे तो 2027 में सऊदी अरब में होगा। कहाँ पर होगा, सऊदी अरब। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगर हमसे यहाँ पे भैया 2023 का पूछ लिया गया तो हम क्या बताएंगे। अगर 2023 में पूछ लिया गया कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना भैया ये कतर में हुआ था। और अब ये 2027 में होगा कहाँ पर, सऊदी अरब में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया यहाँ पे जो आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पे सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम में आपका कौन सा है, तो असम में याद रखना जो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है काजीरंगा। क्या पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप याद रखें। काजीरंगा कहाँ पर है भैया, असम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में याद रखना जो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क आपसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये भी आप दुधवा नेशनल पार्क को भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप नोट करेंगे मटर का पौधा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है वैल में श्वासन किस अंग में होता है। वैल में जो श्वासन है वो किस अंग में होता है, तो भैया देखो जो आपकी वैल है वो एक क्या है, वो एक स्तनधारी है ना, स्तनधारी है जिसके हृदय में चैम्बर होते हैं 4, 2 अनिल
और 2 निलय, है ना। 4 होते हैं मानव की तरह, क्योंकि भाई स्तनधारी है तो इनके गलफड़े नहीं होते ना, गिल द्वारा नहीं ले सकती हैं सांस, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, सही जवाब आपका फेफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा जब व्हेल ऊपर आती है पानी में तो यहाँ पे एक छिद्र टाइप का होता है ना, और यहाँ से एकदम से हवा निकालती है बहुत सारी और लेती है, फिर वापस चली जाती है पानी में। और ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या गलफड़े बता दिए, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, फेफड़े होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, फेफड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेढक जो है वो किस वर्ग का जंतु है? मेढक जो है वो किस वर्ग का जंतु है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, या तो आपको वैसे तो उभयचर वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, उभयचर वर्ग, है ना। उभयचर वर्ग ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और कहीं आपको हो सकता है एम्फीबिया लिखा हुआ मिल जाए, एम्फीबिया, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, और अपना आंसर जो है बिल्कुल राइट लगा के आएंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपकी ये 50,000 प्लस वैकेंसियाँ लगभग आने वाली हैं एसएससी जीडी की। और मैं आपको बता दूं, जिसका मिशन वर्दी है वो भैया बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा, और इस बार पूरा जी जान लगा के मेहनत करेगा। और इस बार इसमें देखो भैया, वैकेंसी कितनी भी आए, हमें तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए ना भाई। वैकेंसी कितनी भी आए, हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। और देखो, मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दे दूँ कि भैया अगर कोई बाबू सोना वाला है, देखो कोई बुरा मत मानना, तो उसे एक बात बोल देना बहुत प्यार के साथ में, और मुझे लगता है कि वो आपकी बात को समझेगा। और उसे कहना कि हमें नहीं पता कि कब तक तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। हमें नहीं पता कि कब तक तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, सिलेक्शन के बाद मेरा पहला जो कॉल होगा ना, पहला जो कॉल होगा वो तुम्हारे पास ही आएगा, है ना। ऐसे बोल देना उसे, और उसको उसके विश्वास पे खरा उतरना है, और आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, हमारा प्रश्न है अब कि पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है। पेंसिल बनाने में जो प्रयुक्त कार्बन होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है भैया। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो, यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है ना। कौन सा पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है, और वो भारतीय मूल की लेखिका हैं, तो उनका नाम क्या है? यहाँ पे देखो, ये आपके करंट से भी संबंधित है और आपका जीके का क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भाई, इनका ये 2023 में शामिल हुआ है ना। और इनका जो नाम है वो क्या है? वो है चेतना मारू जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ना। चेतना मारू जी का जो पहला उपन्यास है वो बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। और चलते हैं 2023 में हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति जी कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो कौन थे? तो काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पहले राष्ट्रपति जी पूछ दूँ तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो अपना क्लियर कर लो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है, इनसे भी आपको याद रखना है कि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और वैसे ये तीसरे राष्ट्रपति थे। तो ये भी आप याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? है ना। वर्ष 1975 से 1977 के बीच, अभी तक देखो एक प्रश्न और बनता है कि अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो भैया आपातकाल की 3 बार घोषणा हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने बार हुई है? तो भैया वित्त आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? तो याद रखना यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब,
है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे अगर आपसे इस दौरान आपसे इमरजेंसी के दौरान अगर राष्ट्रपति जी पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो आपके राष्ट्रपति थे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई भी आपका अब डाउट नहीं रह गया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है बुल एंड वेयर शब्द संबंधित है। बुल एंड वेयर शब्द जो है वो संबंधित है। देखो भाई, जो भी मेरे नए दोस्त हैं एक बार इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि आप फिर भूलोगे नहीं, ठीक है ना। बुल एंड वेयर शब्द जो है ये आपको याद रखना है भैया, ये शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे दिया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है वो होना चाहिए 1 सितंबर 1956, है ना, 1956। यहाँ पे 1 सितंबर आपको ध्यान में रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 में हुई थी। 1921 में स्थापना हुई थी उसकी इंपीरियल बैंक की, है ना, सभी को पता होगा इंपीरियल बैंक की जो स्थापना है वो 1921 में हुई थी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और डेट भी याद रखना भैया, 27 जनवरी थी, ठीक है, 27 जनवरी का समय था। और यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में जो 1935 दिया गया है, तो 1935 भी याद रखना। 1935 में किसकी स्थापना हुई थी? तो भैया आरबीआई की हुई थी। किसकी हुई थी? आरबीआई की हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये इंपीरियल बैंक आगे चल के क्या बन गई थी? एसबीआई, है ना, एसबीआई बन गई थी। और ये कब बनी थी ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपसे छुपा रहे, ठीक है ना, आपको सारा कुछ बताऊंगा। और यहाँ पे दिया गया है कि गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पे होना चाहिए चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। क्योंकि जब ये नारा दिया गया था उस टाइम समय था 1971 का। क्या था? 1971 का समय था। और जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, है ना। इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था गरीबी हटाओ सबसे पहले 1971 में। और उस टाइम जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है और कोई भी डाउट नहीं हो रहना चाहिए। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना। हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे किस जगह पे बनाया है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सही जवाब है वो याद रखना भैया, गुवाहाटी असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। ये असम आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। और हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि बिहू से संबंधित प्रश्न आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं भैया खेती, मछली पकड़ना या खनन या ये सभी। तो भैया अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका वन भी आ जाता है, कृषि भी आ जाता है, उत्खनन भी आ जाता है, खेती भी आ जाती है, मछली पकड़ना और खनन। यहाँ पे मतलब कि ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दोस्त बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इतना कहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का तो क्लास ही नया स्टार्ट हुआ है, तो आप नए जुड़े हो मेरे साथ तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाओगे। अगर पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हो, 100 व्यूज, मतलब 100 नहीं 1000 व्यूज जितनी जल्दी आप करवा दो एसएससी की क्लास पे, उतनी जल्दी मैं आपको पूरा पेपर का फॉर्मेट, है ना, जैसा मतलब कि आंसर की है वैसे ही उठा के मैं आपको दे दूंगा और आपको पूरा सही तरीके से समझा भी दूंगा। तो आप बढ़िया तरीके से अपना स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी यहाँ पे अभी करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा यार सपोर्ट करिएगा और फटाफट क्लास को 100 व्यूज पे पहुँचा दीजिएगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा
सही जवाब। और ये आपको मैं बता दूं, ये भारत का पहला था, ठीक है ना, ये भारत का पहला था और इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में ये स्थापित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कब स्थापित हुआ था? 1969 में हुआ था, भारत का पहला था और ये महाराष्ट्र में है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का, देखो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं और बाद बाकी जिन देशों से पूछे जा सकते हैं, एक बार आप क्या करेंगे, सभी देशों की जो मुद्राएं हैं ना वो रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, देख लेना एक बार, क्योंकि कोई भी आपसे देश की पूछी जा सकती है। जब एक बार देखा होगा ना तो हो सकता है कि वहाँ पे याद आ जाएगा हमें, है ना दोस्त। तो बिल्कुल देख लेना। और यहाँ पे आपका सही जवाब जो स्विस फ्रांक देख रखा है, ऑप्शन ए आपका स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो रुपया और रुपया, अब आप बताइएगा यहाँ पे रुपया और रुपया जो है वो कहाँ का है। तो भैया देखो रुपया तो हमारे यहाँ का हो जाएगा, लेकिन जो रुपया दे रखा है ना ये इंडोनेशिया का है। कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य, देखो जितने भी राज्य हैं उनके जो राज्यपाल हैं, उनके जो सीएम हैं, ये सभी और उनकी जो राजधानियां हैं ये सब आपको एकदम पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो आपका छत्तीसगढ़ का पूछा है, तुरंत आप बताएंगे रायपुर, है ना। अगर जयपुर पूछा जाएगा तो जयपुर बताइएगा, तो जयपुर तुरंत बता दोगे भैया ये राजस्थान का है। किसका? राजस्थान का। कोहिमा जो है, कोहिमा, तो कोहिमा तुरंत बता दोगे भैया ये नागालैंड का है ना। इम्फाल अगर पूछा जाएगा, इम्फाल, तो तुरंत बता दोगे भैया मणिपुर का है ना। कहाँ का है? मणिपुर का है। तो तुरंत आपको इस टाइप से सब बताना चाहिए। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का मैंने याद करा था, कैसे कराया था कि अरुणाचल ईंटा पाथेंगे, मतलब कि ईंटा नगर, है ना। अरुणाचल का क्या हो जाएगा? ईंटा नगर हो जाएगा। ऐसे आपको सभी पता होनी चाहिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? भैया किसका पूछा जा रहा है? FSSAI का पूछा जा रहा है। FSSAI। जब भी कुछ खाने पीने का आइटम लेने जाते हो ना मार्केट से, FSSAI का ये आपको लगा हुआ स्टम्प मिलता होगा, है ना। तो इसका जो मुख्यालय है ना वो है भैया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। इसकी जो स्थापना है ना, इसकी जो स्थापना है, सॉरी यहाँ पे पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। स्थापना जो है वो 2006 में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है जापान की खाई, जापान ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? जापान की खाई, जिसे जापान ट्रेंच भी बोलते हो आप, वो किस महासागर में स्थित है? तो भैया याद रखना यहाँ पे प्रशांत महासागर सही जवाब हो जाएगा। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? तो वो मारियाना गर्त है ना। वो भी कहाँ है? आपका प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर, है ना। तो ये सब आप प्रशांत महासागर से चीज़ों को याद में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भैया सर्विसेज ने 2024 में संतोष ट्रॉफी में किसे हराकर 7वीं बार ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यहाँ पे आप तुरंत बता देंगे भैया ये गोवा को हरा के जीता है। किसे? गोवा को हरा के जीता है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो RPF वाले दोस्त होंगे वो इस क्लास में सभी क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही कर रहे होंगे, है ना। और कहते हैं ना, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से एक बार कहता हूँ कि व्यर्थ नहीं है जीवन मेरा। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको बहुत हार का, बहुत निराश का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक चीज़ याद रखना और खुद से एक बात को कहना कि व्यर्थ नहीं है जीवन मेरा, मैं भी रण में लड़ा हुआ हूँ। व्यर्थ नहीं है जीवन मेरा, मैं भी रण में लड़ा हुआ हूँ। पीछे हट जाते हैं लोग जहाँ से, वहाँ मैं हौसलों के दम पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। वहाँ मैं हौसलों के दम पे खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रश्न हमारा है 38 का कि विश्व में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन जो है वो करता है भैया चीन। कौन करता है? चीन करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है अमेरिका का नंबर और उसके बाद आता है हमारा नंबर, जो कि हम तीसरे स्थान पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले नंबर पे आ जाता है चीन। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा होता है?
लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा होता है? तो वो नहर है भैया स्वेज नहर। क्या है? स्वेज नहर, जिसकी लंबाई अब जो है वो है 193 किलोमीटर, है ना। कितनी है? 193 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 193 किलोमीटर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि मैंने अभी शायद आपको बताया भी था, है ना, मारियाना ट्रेंच, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, प्रशांत महासागर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये भी इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे भैया? देखो, प्रथम में तो कृषि पे दिया गया था, और द्वितीय में औद्योगिकरण मतलब उद्योग पे दिया गया था, और तृतीय में आपका इन सभी पे दिया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बढ़िया तरीके से करके आने हैं पेपर के अंदर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, कर रहे हैं नहीं भैया, कर हैं यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे है होना चाहिए था बस। तो भैया बताओ, यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं भैया? एक तो आय कर लगाते हैं, संपत्ति कर लगाते हैं, उपहार कर लगाते हैं। तो मतलब आय कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, मतलब कि यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? ये सभी ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आयकर भी आपका हो जाएगा, उत्पाद शुल्क भी हो जाएगा, संपत्ति कर भी हो जाएगा, सीमा शुल्क भी आ जाता है, उपहार कर भी आ जाता है, आयकर भी आ जाता है। तो ये सब आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? तो भैया देखो, ये आपका प्रश्न मुझे लगता है कि ये योजनाएं जो हैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, हरियाणा सरकार ने किया था। किसने? हरियाणा सरकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था, है ना। कहाँ पर? कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जो कि स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और इसके गाने की जो समय सीमा है 52 सेकेंड है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे दिया गया है, वो हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे भैया? देखो, ये जो आपकी बुकें हैं, इनसे संबंधित जो लेखक हैं, ये सब आप अपना क्लियर कर लो, है ना। वैकेंसी आने से पहले ही इतना तैयारी करके बैठो। कहते हैं ना कि चाणक्य जी की एक लाइन है कि वो योद्धा कभी नहीं हार सकता है जो एक युद्ध में जैसे ही जीतता है वो दूसरे युद्ध की तैयारी में लग जाता है, बिना जश्न मनाए, समय को बर्बाद किए, है ना। जश्न वगैरह में समय को बर्बाद नहीं करता, वो दूसरे युद्ध की तैयारी में तुरंत लग जाता है। अगर मान लो कि इस बार नहीं हो पाया, है ना, इस बार नहीं हुआ है आपका, तो ये आने वाली 50,000 प्लस वैकेंसियाँ छोड़नी नहीं है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और यहाँ पे सही जवाब हमारा नारायण पंडित जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ना। तो नारायण पंडित जी हमारा सही जवाब हो जाएंगे। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से याद रखना, इनकी गीतांजलि विशेष रूप से जो कि आपसे पूछी जा सकती है, गीतांजलि, है ना। क्योंकि इन्हें क्या हुआ था, इन्हें वो मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, है ना। और कब मिला था? तो वो भी याद रखना भैया, 1915 में इन्हें मिला था, है ना। कब मिला था? 1915 में मिला था। तो ये भी याद रखना। गीत जयदेव जी से गीत गोविंद को याद रखना है ना। गीत गोविंद जो पूछ लिया जाता है तो आप तुरंत बता देंगे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। तो बिल्कुल आप सही जवाब कर देंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहाँ राजेश्वर मंदिर स्थित है? तो निम्नलिखित में से कहाँ राजेश्वर मंदिर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो तंजौर में, मतलब तंजावुर, ऑप्शन बी जो है तंजावुर, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लगा देंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे।
मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मानस पूछ लिया गया है, तो मानस आप बताइएगा कहाँ पर है। देखो जितने भी राष्ट्रीय पार्क आपके हैं मैं आपको सब क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। बस आप मेरे साथ तो क्या जुड़े रहिए, क्लास को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। और इस क्लास पे जैसे ही आप 1000 व्यूज करवाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, अगर कल करवा दो तो बिल्कुल बिल्कुल कल से जो क्लास आएगी उसमें 10 क्वेश्चन आपको आपके प्रीवियस पेपर से विद डेट विद समय के कि कौन सी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। मैंने आपको बोल दिया है, लेकिन उसके लिए 1000 व्यूज आपको करवाने अनिवार्य हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चले, है ना दोस्त। क्योंकि कर भला तो हो भला, जितना ज़्यादा दोस्तों को भला होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न का जवाब है वो असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे झारखंड ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, तो झारखंड में याद रखना वो है बेतला राष्ट्रीय पार्क, है ना। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय पार्क है। जम्मू कश्मीर में भैया कौन सा है? जम्मू कश्मीर में आपका वो है दांची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? दांची गांव देखो यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दांची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिना ही देखे समझे तुरंत नई दिल्ली को टिक करेंगे, और मुझे पता है कि सही जवाब उनका हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और पश्चिम रेलवे का अगर मैं आपसे पूछ दूं, पश्चिम रेलवे का जो वो है मुख्यालय है वो कहाँ पर है बताओ? पश्चिम रेलवे का, तो तुरंत आप बताएंगे भैया मुंबई चर्च गेट। कौन सा? मुंबई चर्च गेट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और अगर मैं आपसे पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछ दूं तो आप क्या बताएंगे? पूर्व रेलवे का, तो तुरंत बता देंगे भैया कोलकाता, है ना। क्या बता देंगे? कोलकाता बता दें। अगर मैं आपसे यहाँ पे उत्तर पश्चिम रेलवे का पूछ दूं, उत्तर पश्चिम रेलवे का, तो आप क्या बताओगे? बताओ। अगर उत्तर पश्चिम रेलवे का पूछ दूंगा तो तुरंत मेरे दोस्त मुझे पता है बता देंगे भैया जयपुर हो जाएगा, है ना। क्या बता देंगे? जयपुर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त आप लोग इसी तरीके से तैयारी में लगे रहिएगा और बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपनी तैयारी को चरम सीमा पे पहुंचाओ, और इस बार 100% आप वर्दी को धारण करें, पहन सकें, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया गया हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य पूछा गया है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को तुरंत टिक करेंगे। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में आपको याद रखना है भैया सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। क्या? लिग्नाइट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है ना दोस्त। और केरल में आप याद रखना भैया, एक तो आपका रबड़ पाया जाता है, दूसरा आपका मसाला पाए जाते हैं, है ना। मसाले सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं, तो ये सब आपको केरल से याद रखना है। और देखो चाय के लिए अगर आपसे बोला जाएगा चाय के लिए, तो याद रखना भैया असम में पाई जाती है ना, असम में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अपने कंप्लीट कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।